हेडिंग डाल दोगे कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझो। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते किसको है? नाम ही बता रहा है एबनॉर्मल, मतलब क्या गड़बड़ी हो गया होगा। कहता है कि अगर कभी भी जैसे मान, अच्छा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता था? जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता था, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता था। तो मान के चलो कि अगर हमने किसी सॉल्यूशन के अंदर 20 मोल सॉल्यूट डिजोल्व किया, किसी सॉल्यूशन के अंदर हमने 20 मोल सॉल्यूट डिजोल्व किया, और जब 20 मोल हम डिजोल्व किए और 20 मोल ही रह जाए, तब तो एक्चुअल कहानी वही है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसमें हम डिजोल्व कर रहे हैं 20 मोल सॉल्यूट, और वो सॉल्यूट जो हमारा है वो सॉल्यूट टूट जाए, क्या हो जाए? वो सॉल्यूट हमारा ब्रेक हो जाए, आयोनाइज कर जाए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाए? बढ़ जाए। जैसे मान लो NaCl लिए, तो हम 10 मोल NaCl लिए, पानी में घुलाए तो हम NaCl, NaCl किस में टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस में। 1 मोल NaCl 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस देगा। तो 1 मोल NaCl 2 मोल सॉल्यूट प्रोड्यूस करेगा सॉल्यूशन में। तो हम तो डिजोल्व किए 10 मोल, सोच रहे थे कि 10 मोल घुला, लेकिन वो 10 मोल कन्वर्ट हो गया 20 मोल में, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गया है। तो कहता है कि अच्छा दूसरा ऑप्शन ही देख लो, कुछ ऐसे सब्सटेंस होगा कि मान लो हम 20 मोल डिजोल्व किए और उस दोनों दो दो मोलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ गया, क्या हो जाए? एसोसिएशन हो जाए। क्या हो जाए? तो दो बात, या तो डिसोसिएशन हो जाए या एसोसिएशन हो जाए। इन दोनों केसेस में जो भी हम नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सपेक्ट करेंगे उससे नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएगा इसका मतलब है कि उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात? और इसी को कहते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो चलो इस बात को लिखेंगे, व्हेन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, number of solute particles in the solution increased or decreased from expected then its colligative property also changes, called abnormal CP, called abnormal CP। इसी को हम abnormal colligative property बोलेंगे, called abnormal CP। अब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेगा वो ऑलवेज किस केस में? एसोसिएशन के केस में। डिसोसिएशन के मतलब ये नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन इंक्रीजेज, तो ये अगर नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सपेक्टेड से बढ़ रहा है, इफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज फ्रॉम एक्सपेक्टेड, it means that it is the case of क्या? डिसोसिएशन while if
number of solute particle decrease from expected it means that it is the case of association, ठीक है। To explain abnormal colligative property, concept of Wan's Hoff factor I is used. कॉन्सेप्ट ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई इज यूज्ड। इसके लिए हम वांट ऑफ फैक्टर आई का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर आई इज यूज्ड, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? क्या समझे? अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एक्सपेक्टेड से बढ़ गया, मतलब डिसोसिएशन का केस है, पार्टिकल घट गया तो वो एसोसिएशन का केस है। दोनों केस में नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सपेक्टेड से चेंज हो रहा है, तो वो केस एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट वांट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्लियर है? अब बात है कि वांट ऑफ फैक्टर कैसे क्या होता है और उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ, हेडिंग डाल दो वांट ऑफ फैक्टर, इसके बाद हेडिंग डाल दोगे वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर, वांट्स ऑफ फैक्टर आई, ये जो है ये होता है इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल सीपी एबनॉर्मल सीपी, रेशियो ऑफ एबनॉर्मल सीपी, एबनॉर्मल मतलब एक्सपेरिमेंटल सीपी, एक्चुअल सीपी, नॉर्मल सीपी विथ एक्सपेक्टेड सीपी, या कह सकते हो विथ नॉर्मल सीपी। नॉर्मल सीपी जब हम मतलब सीधा कह सकते हो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल सीपी, एबनॉर्मल सीपी, और बाई क्या हो जाएगा, बाई नॉर्मल सीपी। एबनॉर्मल सीपी का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। एबनॉर्मल एक्चुअल में कितना बढ़ा या घटा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली। बुक में तुमको दिखेगा नॉर्मल मोलिकुलर मास बाई अब नॉर्मल मोलिकुलर मास ऐसे करके, तो उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। हम एकदम आसान तरीका यूज करेंगे, जो पहले क्वेश्चन बनाते आए हैं उसी पे काम करेंगे। बस एक एक्स्ट्रा इसको ऐड करेंगे, कैसे यूज कर लेंगे क्वेश्चन में तो समझ जाएंगे, तो आसान हो जाएगा। एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, हमको अलग से एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एबनॉर्मल सीपी बाई नॉर्मल सीपी का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाई नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली। इस बात को समझो। तो ये हम मान लेते हैं, पहला हम बात करते हैं केस ऑफ डिसोसिएशन के केस में। केस ऑफ डिसोसिएशन के केस में हम मान लेते हैं लेट 1 molecule of AN dissociated into
n molecule of A, the degree of dissociation of AN is alpha. परसेंटेज डिसोसिएशन जो है, मान के चलो परसेंटेज डिसोसिएशन अगर अल्फा परसेंट है तो यहां से क्या हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा परसेंट बाई 100 का मतलब समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के लिए अगर अल्फा परसेंट कितना है, अगर अल्फा परसेंट हमारा जो है अगर 40% है तो अल्फा कितना हो जाएगा 40/100 कितना 0.4। कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, ये बात समझ में, अगर 40% डिसोसिएटेड है तो अल्फा कितना हो जाएगा 0.4, 20% डिसोसिएटेड है तो अल्फा 0.2। क्लियर है, अल्फा समझ में आ गया। चलो मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल AN है, क्या है AN, जो हमने कहा AN मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट कर रहा है किसमें, N मॉलिक्यूल ऑफ A में टूट रहा है। एक मॉलिक्यूल किसमें टूटा, N मॉलिक्यूल में। तो ये हो गया। इधर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, टूटने के पहले, बिफोर डिसोसिएशन BD, टूटने के पहले नंबर ऑफ मोल्स हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इसका 1 है, तो क्या होगा 0, टूटा ही नहीं है बिफोर डिसोसिएशन। फिर नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद, ये AD हो गया आफ्टर डिसोसिएशन। तो अब देखो, अगर सुनना, इसका एक मोल, इसका कितना मोल दे रहा है N मोल, इसका एक मोल टूट के इसका, तो इसका अल्फा मोल टूट के इसका N अल्फा देगा। क्या देगा, समझ आ रहा ना, इसका एक मोल इसका, तो इसका अल्फा मोल इसका, तो ये 1 माइनस, अगर इसका अल्फा मोल टूटता है 1 का अल्फा परसेंट मतलब अल्फा, तो अल्फा टूटता है तो ये कितना प्रोड्यूस होगा N अल्फा देगा, टूटेगा ना। तो अब यहां से अगर तुम यूज कर लोगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितना हो गया इसमें, तो ये हो गया 1, और टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा N अल्फा। यहां से कितना आया 1 माइनस अल्फा बचा, अल्फा टूट गया तो बचा कितना 1 माइनस अल्फा, और ये कितना बचा N अल्फा, ये आया N अल्फा। तो हमारे पास कितना हो गया ये, तो 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। यहां से क्या कर लेगा, अल्फा कॉमन कर लेगा तो कितना हो जाएगा N माइनस 1। अब यहां से तुम I निकाल लेगा तो यहां से I कितना हो जाएगा, इसके लिए I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 प्लस अल्फा N माइनस 1, ये, और बाई ये हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, बाई आ जाएगा 1, ठीक है। और 1 का मतलब सीधा सा होगा, इसको नीचे ही लाता हूं, चलो यहां लिखता हूं, ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा N माइनस 1, यही हो गया। तो जहां पे अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और N क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, है ना। जब 1 मोल AN टूटा तो N मोल ही बना, तो हम कह सकते हैं वेयर N हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ किसका 1 मोल ऑफ
रिएक्टेंट, है ना, होगा 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां से अगर हम ये यूज कर लेंगे तो ये हमारे पास और अल्फा हो गया। अब देखो हमको कहेगा कि ये टूटा तो एन पता चल जाएगा, और 20% टूटा तो 20 डाल देंगे, 20 0.2, एन पता है, ये पता है, डालेंगे आई निकल जाएगा, काम हो जाएगा यहीं पे। मान लो किसी क्वेश्चन में हमको परसेंटेज डिसोसिएशन निकालने के लिए कह सकता है, क्या निकालने के लिए, तो पहले आई निकाल लेंगे, पहले जो फार्मूला यूज करेंगे आगे देखेंगे उससे यूज करके आई निकाल लेंगे, और फिर आई से इस फार्मूला को यूज करके हम अल्फा निकाल लेंगे। तो हम एक ही फार्मूला एक ही ट्रेंड पे यूज करेंगे, सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। क्लियर है बात? यही बात अगर तुम बात करें किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए, एक डिसोसिएशन था। अब दूसरा बात करो किसका, केस ऑफ एसोसिएशन, दोनों बता देते हैं फिर एक साथ लिखना, बात रिलेट हो जाएगा तो आसानी से समझ में आएगा। केस ऑफ एसोसिएशन, तो एसोसिएशन में क्या होगा, मान लेते हैं अभी लेट एन मोलिक्यूल ऑफ ए, एन मोलिक्यूल ऑफ ए एसोसिएट्स टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ एन, and degree of association is अल्फा। यहाँ डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, अल्फा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी लेके चलो वही बात सब कुछ। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल देखो, एन मॉलिक्यूल ए का एसोसिएट होके क्या बनाया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन बनाया, ये क्या हो गया, एसोसिएशन का केस है। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, ठीक है, बिफोर एसोसिएशन बी ए, ठीक है, बिफोर एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, आई हो गया नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है, आफ्टर एसोसिएशन। तो 1 था तो ये 0 हो गया। अब मान के चलो इसका अल्फा एसोसिएट हुआ, सोचना इसका एन मोल इसका 1 मोल दे रहा है, इसका एन मोल इसका, तो इसका 1 मोल इसका, यूनिटरी मेथड लगाओ, एन मोल इसका 1 मोल, इसलिए इसका 1 मोल इसका, तो इसका अल्फा मोल इसका, अल्फा बाई एन मोल। ये लाइन समझ में आ गया? क्लियर है बात? तो इसका अगर अल्फा मोल एसोसिएट होता है तो ये कितना आएगा बेटा, अल्फा बाई एन मोल आएगा कि नहीं आएगा? तो चलो, तो टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन 1, टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन कितना हो गया, सॉरी 1, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 बाई एन माइनस 1, ये हो गया। और यहां से अब आई निकाल लेंगे, तो आई क्या था, आफ्टर डिसोसिएशन बाई बिफोर डिसोसिएशन, तो ये हो गया कितना 1 प्लस अल्फा 1 बाई एन माइनस 1, और बाई क्या, बाई 1, और यहां से अगर हम यूज कर लेंगे तो क्या हो गया, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 बाई एन माइनस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला आई का आ जाएगा। और यहाँ पे एन क्या है, बोलो एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एसोसिएटेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। 1 मोल प्रोडक्ट बनने के लिए, 1 मोल प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना मोल एसोसिएट हुआ, एन क्या हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या, एसोसिएटेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, है ना, हुआ? समझ में आया बात सबको? तो ये अल्फा का कहानी हो गया, यहां से तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, ये 2 बात क्लियर, एसोसिएशन और डिसोसिएशन का कहानी क्लियर हो गया सबको। एसोसिएशन में क्या लगेगा, 1 प्लस अल्फा 1 बाई एन माइनस 1, और डिसोसिएशन में क्या लगेगा, 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, यही फॉर्मूला लगने वाला है। क्लियर है? यहां तक पहले बात समझ में आ रहा है? चलो पहले इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। ये यहां से इसको उतारोगे क्या बेटा,
मतलब अभी टूटा नहीं है और 1 मोल हम लिए हैं, जब टूटा बिफोर डिसोसिएशन तो टूटा ही नहीं है, लेके चले 1 मोल तो टूटा ही नहीं, तो क्या हो गया, 0। अब यहां से टूटना शुरू हुआ, तो जब हम वो टूटा तो एक समय टूटा, मान के चलो कि एक समय आया कि वो अल्फा मोल टूटा, अल्फा परसेंट टूटा, तो अल्फा परसेंट 1 का अल्फा परसेंट क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, 1 का अल्फा परसेंट अल्फा, तो अल्फा टूटेगा तो ये कितना बनेगा, एन अल्फा, तो यही चीज हो, ठीक है, ये लिख लिया सब। नेक्स्ट, डिग्री, केस ऑफ एसोसिएशन हो गया, लेट एन मोल ऑफ ए एसोसिएट टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ए एन, ठीक है, एन मोलिक्यूल कर दो, मोलिक्यूल ये 1 मोलिक्यूल ऑफ ए एन, molecule of n, and degree of dissociation is alpha, and degree of dissociation is alpha, डिसोसिएशन कर रहा हूं, सॉरी एसोसिएशन हो रहा है ना, एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज अल्फा, एसोसिएशन का केस हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है, पढ़ू आगे, पहले वाला लिख लिया था ना साहब, देखो इसको, हो गया। एक बात समझो, कहीं पे लिखा रहेगा एक चीज और थोड़ा सा हम बता दें, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा डाइमेराइजेशन, क्या लिखा रहेगा, तो डाइमेराइजेशन का मतलब क्या होता है, 2 मोलिक्यूल ए का मिलके 1 मोलिक्यूल A2 में कन्वर्ट हो रहा, तो कहीं भी डाइमेराइजेशन लिख दे तो एन का वैल्यू डायरेक्ट 2 याद रखना है, समझ आ रहा है, कहीं लिख देगा ट्राइमेराइजेशन, क्या लिख देगा, तो ट्राइमेराइजेशन का मतलब क्या समझे, 3 मोलिक्यूल ए का मिलके 1 मोलिक्यूल A3 का बनाया, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 डायरेक्ट हो जाएगा। तो अगर कहीं डाइमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन क्या लिखा रहेगा, तो पॉलीमेराइजेशन का मतलब क्या हुआ, पॉली मतलब मेनी, मतलब एन मोल ए का मिलके एन मोलिक्यूल ऑफ ए का फॉर्मेशन कर रहा है, बात समझ आ रहा है, पॉली मतलब बहुत सारा, मतलब एन मोलिक्यूल ए का मिलके 1 मोलिक्यूल ऑफ ए एन बना रहा है, तो कभी क्वेश्चन में लिख देगा कि डाइमेराइज हो रहा है, रिएक्टेंट क्या हो गया, तो समझ जाना डाइमेराइजेशन का मतलब एसोसिएशन का केस है, क्या है, और 2 मोलिक्यूल मिलके 1 मोलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ है, तो डाइमेराइजेशन हो गया, तो डायरेक्ट एन का वैल्यू 2 ले लेना है, ट्राइमेराइजेशन रहेगा तो डायरेक्ट एन का वैल्यू 3 ले लेना है क्वेश्चन में, ठीक है, इधर हो गया, ठीक है, ये बात याद रखोगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट तुमको यही यूज करने का है, बड़े, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग, पहला 1 m ग्लूकोज, 1 m NaCl, which is 50% dissociated, 1 m MgCl2, which is 40% dissociated, ionized 1 m AlCl3, which is 60% ionized, 1 m K4FeCN whole 6, which is 80% ionized, was solution, NaCl solution,
विच इज 80% आयोनाइज, ठीक है। ये 5 6 7 1m बेंजोइक एसिड, 1m बेंजोइक एसिड C6H5COOH which get dimerized up to the extent of 50% in benzene, देख लिए। अब बनाने का प्रयास करो, अगले क्लास सब भेजेंगे बोर्ड पे, डेली एक क्वेश्चन, कोई एक आदमी जाएगा बोर्ड पे क्वेश्चन बनाने। अगले क्लास से ये भी शुरू कर दे रहा है तुम लोग का, एक क्वेश्चन डेली बोर्ड पे भेजेंगे, क्वेश्चन कोई एक आदमी जाएगा पर डे। इसलिए घर पे पढ़ने का प्रयास करो और सीखने का प्रयास करो, रोज भेजेंगे बोर्ड पे एकदम यहीं पे क्वेश्चन बनाने के लिए, मतलब। और ऐसा नहीं हर कुकुर का दिन आता है, तुम लोग का भी आएगा, रोज आएगा, घूम फिर के रोज भेजेंगे बोर्ड पे। और विथ बेइज्जती नहीं करेगा तो यार रिकॉर्ड हो ये रहा है, रिकॉर्ड हो ये रहा है, तो ये काट के अपने यूट्यूब पे डाल देंगे कि लड़ा है, पढ़ता नहीं है कि नहीं। ये है, चलो देखो ये क्या है, ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज, क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ग्लूकोज क्या है, ना डिसोसिएशन करता है ना कुछ करता है, तो ग्लूकोज ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, और टूटा ही नहीं तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, 0, समझ आया। अल्फा परसेंट नहीं टूटा तो अल्फा हो गया 0, और जब भी अल्फा 0 होगा उस समय आई जो होगा वो 1 के बराबर होगा, याद रखोगे, आई 1 के बराबर होगा। पहला बात क्लियर है। टेगा 10%, 20%, 50%, तो उसके अनुसार से टूटबे नहीं किया तो अल्फा परसेंट क्या हो गया, 0%। अल्फा 0% मतलब अल्फा हो गया 0, और 0 हो गया तो आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, नहीं ना है। तो अल्फा अगर 0 हो गया तो 0 इंटू दिस पूरा का पूरा क्या हो गया, 0, तो आई किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। यही किए हैं, समझ में आया। चलो दूसरा बात, अगर केस ऑफ 100% डिसोसिएशन, केस ऑफ 100% डिसोसिएशन को समझो। अगर 100% डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, अल्फा कितना हो जाएगा, 100/100 कितना, 1, तो आई इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस अल्फा, अल्फा n माइनस 1 है, अल्फा n माइनस 1 है, तो अल्फा तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा 1, n माइनस 1, 1 1 कट गया, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, n। एक बात ये भी याद रखेंगे, क्या 100% डिसोसिएशन के केस में आई किसके बराबर, n के बराबर होगा, याद रहेगा। दूसरा, केस ऑफ 100% एसोसिएशन, केस ऑफ 100% एसोसिएशन, 100% एसोसिएशन में अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 100% एसोसिएशन में भी 100/100 कितना हो गया, 1, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस अल्फा 1/n माइनस 1, तो 1 1 कट गया, यहाँ क्या बचा, आई इज इक्वल टू 1/n। तो 100% एसोसिएशन के केस में, 100% एसोसिएशन के केस में आई 1/n, 100% डिसोसिएशन में आई n के बराबर, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई का वैल्यू 1 के बराबर। ये 3 बातें याद रहेगा। चलो यहाँ पे देखो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ नहीं दिया है, तो इसको तुम मान के चलोगे 100% डिसोसिएशन, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया है और ये नहीं दिया कि कितना परसेंट टूटा है, तो समझ जाना है कि वो 100% टूट रहा है, ये समझ में आया। अब देखो तो NaCl बेटा किस में टूटेगा, Na प्लस और किस में, Cl माइनस में, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, n का वैल्यू कितना हो गया, 2, और 100% डिसोसिएशन है तो आई किसके बराबर,
एन के बराबर होगा ना, मतलब एक एन एल और एक सी एल, एक और एक दो हुआ ना, तो आई किसके बराबर हो जाएगा, दो हो गया। क्लियर है? अच्छा, ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। तीसरे में हमारे पास क्या है, 1m पीसीएल। अच्छा, PCl5 किस में डिसोसिएट करेगा, ये टूटेगा PCl3 प्लस Cl2 में। किसमें? ये डिसोसिएशन शो करता है, ये पढ़ाया हो गया होगा। और केमिकल बॉन्डिंग में ये इसका शेप जो होता है वो ट्राइगोनल प्लानर, ये मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और इस कारण से इसका जो ये वाला जो बॉन्ड है ना, एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड बताया गया होगा, तो एक्सियल बॉन्ड लंबा होता है, ये वाला बॉन्ड कमजोर होगा, दूर होने के कारण रिपल्सन होता है, रिपल्सन के कारण कमजोर होता है। तो जब हीटिंग करोगे तो जो कमजोर बॉन्ड होगा वही टूटेगा, तो PCl3 एक साथ रह जाएगा, Cl टूट के अलग हो जाएगा Cl2, मतलब ये बनेगा क्या, PCl3 प्लस Cl2। तो डिकम्पोजिशन डिसोसिएशन हो गया, तो एक और एक दो, एन का वैल्यू हो गया 2, कितना परसेंट टूट रहा है, 50%। तो अल्फा कितना हो जाएगा, 50/100 मतलब कितना, 0.5 होगा ना। तो अब फॉर्मूला लगा देगा, I इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस अल्फा बेटा कितना होगा 0.5, और ये 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 0.5, 0.5 इज इक्वल टू 1.5, ये हो गया, ये तीसरा हो गया। चलो चौथा क्या है, MgCl2 कितना टूट रहा है, 40%, MgCl2 आयोनाइज 40%। तो MgCl2 बेटा किसमें टूटेगा, Mg प्लस 2 और प्लस 2Cl माइनस में, 2 और 1 3, n का वैल्यू 3, अल्फा 40% मतलब 0.4, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, और ये कितना 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 8, कितना 1.8, ये ना होगा। चलो उसके बाद क्या है हमारा, चौथा पांचवा हो गया, पांचवा में क्या है, AlCl3 किसमें टूटेगा, प्लस 3Cl माइनस में, 3 और 1 4, n का वैल्यू कितना हो गया 4, अल्फा कितना है 60% है 0.6, तो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा और n माइनस 1, 3 3 6 का 18, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2.8। इसके बाद हो जाएगा कौन सा, पांचवा, छठा आ जाओ, क्या K4 FeCN होल 6, ये किस में टूटेगा, 4K प्लस, बताए थे बड़ा वाला ब्रैकेट एक साथ रहता है, अभी क्वेश्चन कराए थे हम लोग वेपर प्रेशर वाले में भी क्वेश्चन कराए थे ना, वो तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट वाले में जो बताए थे, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें क्या होता है, बड़ा वाला ब्रैकेट एक साथ होता है और छोटा वाला जो ब्रैकेट होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो ये हो गया 4K प्लस, और प्लस क्या हो गया FeCN होल 6 टू द पावर कितना हो जाएगा -4, बड़ा वाला ब्रैकेट एक साथ होगा, तो 4 और 1 5, n का वैल्यू बेटा कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 5, और I कितना दे रहा है 80%, 80%, तो 0.8 हो गया तुम्हारा क्या अल्फा, तो I निकाल दो, I इज इक्वल टू 1 प्लस 0.8 और 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 1 तो हो गया 4 इंटू 8 का 32, 3.2, और ये कितना हो जाएगा 4.2 यही ना होगा। अरे बात सबको समझ आ रहा है। लास्ट है तुम्हारा क्या, ये वाला कौन, लास्ट क्या है बोलो, बेंजोइक एसिड डाइमेराइज्ड, C6H5COOH क्या हो गया डाइमेराइज। जैसे ही डाइमेराइज लिख दिया तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधा n इजकल टू 2 लिख देना है, ठीक है। और अल्फा कितना दे रहा है बेटा 50%, तो ये हो गया 0.5। डाइमेराइजेशन है मतलब केस किसका है, एसोसिएशन का, तो एसोसिएशन है तो I इजकल टू 1 प्लस अल्फा और n माइनस 1 2 माइनस 1 नहीं ना करेंगे, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 इंटू दिस, नहीं ये 1 बाई n माइनस 1 ये वाला लगेगा 1 माइनस
ये ना था, ये हो जाएगा 1/n-1। अब देखो ये माइनस हाफ इधर डिवाइड करेगा तो -2.5 -0.25, और इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। ये समझ में आया? ये लाइन समझ आया सबको? यहाँ निकाल लेगा सब, हाफ में से घटेगा तो माइनस हाफ, अब माइनस हाफ इंटू 0.1/2 को डिवाइड करते कितना होगा 0.25, तो -0.25 1 में से घटा लेगा तो कितना है 0.75 ही आ गया। हाँ, बता देते हैं कि हुआ कैसे है, थोड़ा समझो, डाइमेराइजेशन का मतलब समझा देता हूं। ये देखो बेंजीन के ऊपर जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होगा तो इसको बोलते हैं ये बेंजोइक एसिड है। क्या है? बेंजोइक एसिड है। अब अगर बेंजोइक एसिड को अगर तुम गौर करके देखेगा, बेंजोइक एसिड की बात, यही बेंजोइक एसिड है तुम्हारा, ठीक है? तो बेंजोइक इधर छोड़ो, ये हमारा बेंजोइक एसिड है, यही बता रहा हूँ। अच्छा देखो, ऑक्सीजन कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन है, तो ये खींचेगा इस पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन है, ये खींचेगा निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। 2 को ले लिए, देखो क्या होगा। हम बस ये बता दे रहे हैं, डाइमेराइजेशन का मतलब समझा दे रहे हैं, लेकिन इसका जरूरत नहीं, हम एक एक्सप्लेन कर दे रहे हैं डाइमेराइजेशन क्या कैसे हो रहा है। लेकिन डाइमेराइजेशन लिख दे क्वेश्चन में तो उतना दिमाग नहीं लगा के डायरेक्ट n=2 कर देना है। क्लियर है बात? ये हो गया। अब देखो 2 मॉलिक्यूल इसका लिए, ये हो गया C डबल बॉन्ड O OH, ये हो गया HO C डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट, ये हमारा हो गया C। ये बॉन्ड का फॉर्मेशन इधर खींचेगा, ये इधर पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये खींचेगा पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये खींचेगा पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये खींचेगा पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ फोर्स, ये कौन सा अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या हो गया? और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से दोनों मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, यही कहेंगे ये डाइमेराइज किया है। क्या हुआ है? तो डाइमेराइजेशन का मतलब तुम समझ गया कि नहीं समझ गया? सब क्लियर है बात? चलो तो एक बार सब चेक कर लो, बना देख लो अपना अपना। इस बात को मेंशन कर ले, ये लास्ट है रे, अब कितना पीछे दिवालवा छेद के बाहर निकलेगा रे, और पीछे पौखा बैताल बन जाता है तुम लोग। तारो जल्दी, ये हो गया, ये हो गया, बढ़ा दे आगे, चल ठीक हो गया, आगे बढ़ाए। तो आई का कैलकुलेशन कैसे करेगा, ये बात सबको समझ में आ गया। अब ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इनका एप्लीकेशन तुम कैसे करोगे, थोड़ा सा इस बात को हम समझा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है? सब लोग लिख लिया? चलो देखो, एक बात समझोगे, ये जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, याद होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने तरह का था, 3-4 तरह का था। इसमें अगर जाओगे दूसरा, पहले नॉर्मल सीपी के केस में हम लोग देखे थे, पहले पढ़े थे। अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा किसके साथ, एबनॉर्मल सीपी में इसका एप्लीकेशन थोड़ा समझ रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 था। पहला क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था। दूसरा हमारा क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था। तीसरा हमारा जो हो गया वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा हमारा जो होगा वो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर था। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब थोड़ा समझो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये इसकी बात करो, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, चारों था। यहां पे हमारा क्या था, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या था, एन बाई एन प्लस एन, या मॉडिफाइड फॉर्म लाए थे, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू एन बाई एन लाए थे। अच्छा देखो, अब थोड़ा समझो, सॉल्यूट जो भी तुम्हारा जो चेंज हो रहा है एबनॉर्मल बिहेवियर, वो किस फैक्टर से, आई फैक्टर से।
और आई फैक्टर से कौन चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट कौन। तो सॉल्यूट का जो जो पार्ट सॉल्यूट को का होगा वो आई फैक्टर से चेंज हो जाएगा। तो बस याद देखो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, ये सॉल्यूट एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन क्या है ये सॉल्वेंट। तो जहां जहां सॉल्यूट है वो कितने फैक्टर से चेंज होगा, एसोसिएशन होगा तो आई फैक्टर से घट जाएगा, और डिसोसिएशन होगा तो आई फैक्टर से बढ़ जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला में क्या लग जाएगा, आई एन अपॉन एन प्लस आई एन, समझ में आया। और अगर और मॉडिफाइड फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू क्या, आई एन बाई एन लग जाएगा। क्लियर, यही लगाएंगे, सबको बात समझ में आया। चलो यहाँ लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, डेल टी बी इज इक्वल टू क्या था, के बी एम, एम का मतलब मोलालिटी का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यही ना था है, ये था। या यू कह दो, ये लिख दो, या तुम लिख सकते हो क्या, के बी इंटू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किस में, इन केजी लिख सकते हैं। चलो अब इधर आ जाओ, डेल टी बी का जब बात कर रहे हैं अब नॉर्मल सीपी की, तो क्या चेंज होगा, किस फैक्टर से चेंज होगा, आई फैक्टर से। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, के बी इंटू आई, ये हो जाएगा आई एन बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा, एन बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या है, मोलालिटी क्या है, तो आई बाहर आ गया तो क्या फॉर्मूला हो गया, ये हो गया डेल टी बी इजकल टू क्या हो गया, आई के बी एम हो गया। मतलब यहां यूज करेंगे के बी एम, यहां यूज करेंगे, सोच के देखो, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 हो गया तो ये फॉर्मूला ही हो गया, यही ना हुआ। तो जनरलाइज ये हुआ, लेकिन एबनॉर्मल होगा तो अब आई का वैल्यू यहां से यूज करना है। सिमिलरली डेल टी एफ इजकल टू क्या हो गया, के एफ एम, के एफ एम। तो यहां भी क्या हो गया, के बी इंटू क्या, एन बाई के एफ बाई, ये हो गया क्या तुम्हारा, यहां से लिखोगे तो के एफ इंटू एन बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। और यहां लिखेंगे तो डेल टी एफ इजकल टू क्या लिखेंगे, के एफ इंटू आई एन अपॉन वेट इन के जी। और निकाल देंगे तो डेल टी एफ इजकल टू आई बाहर कर दो तो आई इंटू के एफ, एन बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी क्या हो गया, मोलालिटी। तो ये हो जाएगा के एफ एम और ये हो जाएगा आई के एफ एम। यहाँ हो जाएगा पाई इजकल टू क्या हो गया, एम आर टी। अच्छा, एम आर टी मतलब हाँ, एन बाई वी इन लीटर इंटू आर टी। और यहां जाएंगे तो क्या, एन एन आई फैक्टर से चेंज हो गया, आई एन अपॉन वी इन लीटर आर टी, एन बाई वी इन लीटर क्या हो गया, एम। तो पाई इजकल टू क्या हो गया, आई एम आर टी। तो क्वेश्चन सब कुछ सेम वैसे ही बनेगा, बस एक एक्स्ट्रा काम क्या करना है, आई फैक्टर निकाल लेना है और क्वेश्चन में लाके अप्लाई कर लेना है, क्वेश्चन सेम बन जाएगा। या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए कहेगा तो सब कुछ सेम फार्मूला निकाल के पहले फार्मूला को यूज करके आई निकाल लेना है, और उसके बाद एन फैक्टर पता ही है, उसको यूज करके हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज डिसोसिएशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है बात, सबको बात समझ में आया। चलो तो उतार लो इस फार्मूला को, चलो उतार के आज यही तक रहने दोगे। हाँ यस सर, खुश हो गया होगा। अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इसके एप्लीकेशन के क्वेश्चंस देखेंगे, और तब उसके बाद हम लोग एक जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसका लास्ट क्या हुआ मतलब शुरू में हेनरीज लॉ का एक छोटा सा पार्ट है, तो वो हम लोग करके फिर ये चैप्टर क्लोज करेंगे। तो फिर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो तुम्हारा है कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगला चैप्टर तुम्हारा दूसरा चैप्टर फिजिकल का है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है।